जय हिंद बच्चों। आप लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की एकदम तैयारी में लगे हुए होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा कि सबको पता ही होगा कि 22 फरवरी से होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो आज आपके लिए एक और भूगोल का प्रैक्टिस सेट आया है और भूगोल का प्रैक्टिस आपको अच्छे से एकदम करनी है। जितना ही बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे आपके नंबर आने के चांसेज हैं, क्योंकि 20 नंबर आपके ऑप्शनल के आने हैं एग्ज़ाम में। इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन को जितना अच्छे से तैयार करेंगे, वो क्वेश्चन आपको एक एक दो दो नंबर के सवाल लगाने में भी बहुत मदद करेगा। इसलिए आप एकदम बढ़िया से तैयारी करें और कोशिश करें कि आपका बढ़िया नंबर आए एग्ज़ाम में। तो आइए प्रैक्टिस करवाते हैं, देखते हैं कि आप लोग कितना नंबर जो है इस प्रैक्टिस सेट में ला सकते हैं। और उनका आंसर्स का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आपको जानना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे एक तो है बलुई। बलुई मिट्टी तो कहते नहीं है काली मिट्टी को, ये ऑप्शन गलत। दूसरा एक साल है। साल कोई मिट्टी नहीं होती, एक वृक्ष का नाम है। पर्वतीय मिट्टी तो अलग एक प्रकार की मिट्टी होती है। ये पहाड़ी एरियाओं में, जैसे हिमालय का जो एरिया हो गया, ऐसे जगहों पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो गया आपका रेगुर मिट्टी। ये आप याद करके रखें। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उससे पहुंचने से पहले आप थोड़े से एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए आ सकती हैं, कौन कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लें। तो यहाँ देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये ऊपर का एरिया जो आपको दिया गया है ये पर्वतीय मिट्टी है। और यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा, जो आपका एरिया है सिक्किम का, इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है उसमें भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूसरा चीज़ है एलुवियल सॉइल, या इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये वाला जो एरिया आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, पंजाब का एरिया है, हरियाणा का है और पश्चिम बंगाल का एरिया है, जलोढ़ मिट्टी ये है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है, इसलिए इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। और जलोढ़ मिट्टी के कोई भी दो भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। तो आप इसको भी याद रखें, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपकी है। और जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर दो भागों में बांटा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अभी क्वेश्चन चूंकि काली मिट्टी से आया था, तो ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी ज़्यादातर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन भागों में पाई जाती है। तो ये आपको बीच का एरिया जो काली मिट्टी वाला दिखाया गया है। काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। मतलब होती तो बहुत सारी चीज़ों की खेती है, लेकिन कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है एकदम। तो देखेंगे काली मिट्टी इधर भी हो रही है और पानी भी चाहिए कपास की खेती को, तो गुजरात के एरिया में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। दूसरा चीज़ है यहाँ जलोढ़ मिट्टी जो थी, जलोढ़ मिट्टी में वैसे तो गेहूँ, चावल, दालें, सारी चीज़ों की फसलें होती हैं अच्छी। लेकिन एक है जूट की फसल, इस पे आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। तो जूट जो होता है उसको याद करके रखें कि जूट की फसल के लिए आपको जलोढ़ मिट्टी होती है। तो दो मिट्टी को अच्छे से आपको याद रखना है, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए अभी क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये इसका जवाब कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है वो काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो हो गई वो आपका ऑप्शन है, ये सबसे अच्छी होती है जो कपास की खेती के लिए। जलोढ़ मिट्टी तो वैसे लगभग लगभग इसमें गेहूँ, चावल, सारी फसलें अच्छी होती हैं। हाँ, लेकिन एक विशेष फसल होती है जूट। जूट की खेती जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी जूट की खेती के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। अब देखिए सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है भारत में वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी जल द्वारा लाई गई रहती है। और जैसे मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है, ये पूरा पृथ्वी है। अब जब जल बहता आता है, नदी का जल होता है, ऊपर की उपजाऊ भूमि को यहाँ से काट लाता है और काट करके दूसरी जगह ला करके रोक देगा। अब जब ऊपर की खाद वाली जो फसल जो रहती है मिट्टी, वो कट करके आ जाएगी आपके खेतों तक, तो उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोल रहे हैं। अब ये जलोढ़ मिट्टी में फसल बहुत बढ़िया होती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है उत्पादन के लिए। पीली मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी, इनमें उत्पादन ऐसा अच्छा ज़्यादा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा उसको कहते हैं। ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, तो धूप की बात चल रही है। अब जहाँ सबसे ज़्यादा धूप निकलेगी वहाँ पर जो है ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं सौर ऊर्जा की। तो यहाँ पे देखें राजस्थान की एरिया में धूप बहुत पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा का जो विकास का एक सबसे ज़्यादा संभावना है वो राजस्थान में है। बाकी असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ये सारे बर्फीले एरिया हैं एकदम।
असम में बहुत ठंड पड़ने वाली एकदम एरिया है, पहाड़ी एरिया है। अरुणाचल प्रदेश भी पहाड़ी एरिया वाला भाग है आपका। मेघालय भी जो है वो पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है। इसलिए पहाड़ी एरियाओं में सौर ऊर्जा का विकास, और जो कि सघन वन यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वनों की वजह से यहाँ पर ढेर ज़्यादा आपका सौर ऊर्जा का विकास संभावनाएं कम हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप देखें, वन के विस्तार में सबसे आगे जो भारत में है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को याद रखें, एमपी। मध्य प्रदेश जो है वो वनों के विकास में सबसे आगे है। और केरला की बात करें तो ये मसालों के उत्पादन में आगे है। कर्नाटक, यहाँ पे ज़्यादातर कहवे की कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। लौह उत्पादन के लिए ये आगे है। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने की खेती बहुत अच्छी की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो आपका सबसे ज़्यादा वन जो होते हैं भारत में, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य। तो सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है भारत में, वो होता है आपका झारखंड में। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से कोयले का ढेर सारा उत्पादन होता है। यहाँ पे झरिया एक कोयले की खदान है। यहाँ पे कोयले का उत्पादन बहुत बढ़िया किया जाता है। उड़ीसा जो हो गया, ये मैग्नीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो मैग्नीज़ होता है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज़ का उत्पादन होता है उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में लौह उत्पादन हो गया। कोयले का भी उत्पादन होता है लेकिन कम होता है। झारखंड इतना नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पे ज़्यादा लौह, जहाँ ज़्यादा यहाँ पे खदानें नहीं हैं, तो ज़्यादा सबसे जो उत्पादन होता है कोयले का वो झारखंड है। तो झारखंड को आपको याद करके रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अब संसाधनों को थोड़ा आप एक सेकंड के लिए जवाब देने से पहले आप संसाधन के प्रकार को देख लें। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम में या क्लास 10th के सिलेबस में जो संसाधन है आपके, कुछ इतने प्रकार के दिए हुए हैं कि संसाधन को कैसे बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है आपका मानवीय संसाधन। दो भागों में बांट दिया गया संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है जो दोबारा से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की जो ऊर्जा वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए उसे हम लोग नवीकरणीय में रख लेते हैं। अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज करने के बाद अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे कि पेट्रोलियम इसमें होता है। हाँ, ये अनवीकरणीय योग्य में आता है। दूसरा, अब अनवीकरणीय में भी और प्रकार हैं, लेकिन मेनली आपको यहीं तक ध्यान में रख लेना है कि नवीकरणीय जैसे पवन हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गई। अनवीकरणीय के अंदर जो होता है वो आपके जैसे धातुएं हो गई और पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें अनवीकरणीय के अंदर आती हैं। अब आइए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो देखिए, कोयला, अब अनवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकें। तो कोयला भाई दोबारा से तो उत्पन्न हो नहीं पाएगा। एक बार अगर कोयले के खदान ख़त्म हो गए सारे, तो ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आ जाता है। नवीकरणीय नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। जैव संसाधन नहीं है, अजैव के अंतर्गत आ सकता था, लेकिन ये जो है ज़्यादा अच्छा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, कोयले के जो खदानें रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल के लिए विशाल भंडार जो असम है। असम में खनिज तेल का एक दिग्बोई नाम का संस्थान है। वो तेल शोधक कारखाना भी याद रखना आपको, दिग्बोई। दिग्बोई ये कारखाना है जो तेल शोधक कारखाना है, इसे याद करके रखना आपको। आसाम में तेल का विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अभी बताया गया था आपको, अनवीकरणीय संसाधन है। यानी कि एक ऐसा संसाधन है जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको दोबारा उत्पन्न होने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। निम्नीकरण का मतलब होता है क्षरण से है, कि भूमि की ऊपरी जो परत होती है वो धीरे धीरे क्षरण होती रहती है, वो क्षरित होकर के दूसरे जगह पे चली जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में इसका मुख्य कारण है सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से जो होता है वहाँ पे भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए थे। आपने, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर किया होगा, आपको आंसर आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चंस को सीखेंगे। और मिलेंगे अगली वीडियो में इसी सीरीज़ की, सोशल साइंस की जो है क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। चलिए तो अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई मस्त से करते रहिए। जय हिंद।